आज के नौजवान पक्षी जिंदगी के लंबे सफर को तय करने के बाद बुढ़ापे में कदम रख चुके थे। गोरी कौवे को तो बहुत तेज खांसी थी और कालू कौवे के घुटनों में दर्द था। जग्गू बेटे, मेरे लिए खांसी की दवा ले आना और अपने पापा के लिए घुटनों पे लगाने की दवा ले आना। माँ, पापा, आप बूढ़े हो गए हो तो ये खांसी बुखार आम बात है। इतनी सी बात के ऊपर मुझे क्यों परेशान करते हो? और नहीं तो सासू माँ, जग्गू जी की सैलरी 15,000 रुपए है। घर के खर्च इतने हैं कि ये पैसे भी कम पड़ जाते हैं। तो क्या आप दोनों चुप नहीं रह सकते जो हर समय हमारा खर्चा बढ़ाने की बात करते हो? जग्गू बेटे, बहू क्या बोल रही है? पापा ठीक ही तो बोल रही है चंदा। बेटे, जब तू छोटा था तेरे पापा दिन के 100 रुपए कमाते थे, लेकिन जब भी तुझे कुछ होता था तो पैसों की चिंता किए बिना ही सीधा अस्पताल ले जाते थे। और एक तुम हो जो अपने खर्चे गिनवाते हो। हाँ गौरी जी, फिर वो पैसे कितनी मुश्किल से चुकाता था मैं, पर देखो वही औलाद आज हमें अपने खर्चे गिनवाती है, जैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं, पैदा होते ही बूढ़े हो गए। अपने बूढ़े माता पिता की ये बात सुनकर जग्गू कुछ नहीं बोल पाता। वो चुपचाप ही अपने काम पर चला जाता है, मगर उनकी चंदा बहू तो बूढ़े कालू गोरी से लड़ जाती है। आप दोनों कान खोल कर सुन लो, मेरे पति को घर से जाते समय रोका टोका न करो, वो काम पर जाते हैं। तुम दोनों की तरह ठाली नहीं चढ़ते। हमने तो बस अपनी दवा ही मांगी थी बहू। चुप, एकदम चुप, मुझे तुम्हारे भाषण नहीं सुनने। ऐसे चंदा कौवी अपने कामों में लग जाती है। बूढ़े कालू गोरी तो घर से निकल जाते हैं और दूर पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। वहाँ रानो चिड़िया भी आ जाती है। बताओ गोरी, क्या हाल है? बुढ़ापा कैसे गुजर रहा है? सब ठीक ठाक तो है ना? गोरी तो रोने लग जाती है और उसे अपने बेटे बहू की सारी बातें बताती है। हाँ गोरी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बड़े बूढ़ों को लेकर। अपनी औलाद क्यों भूल जाती है? हमारे माता पिता ने हमें कितने कष्टों से पाला था, जो अपने माँ बाप को दुख देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। चिड़िया बहन, आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दिला दें, हारी बीमारी लगी रहती है, कम से कम अपना इलाज तो करवा लेंगे। कालू, जिंदगी भर बहुत कमा लिया, क्या अब बुढ़ापे में भी कमाओगे? मेरे साथ चलो, सरकार बुजुर्गों के लिए वेतन देती है। चलो, मैं तुम्हारी पेंशन बंधवा देती हूँ। मैंने भी बंधवाई हुई है। ऐसे बातें कर वो सरकारी दफ्तर की तरफ निकल जाते हैं और चिड़िया कालू गोरी की पेंशन की बात करती है। आप ये सारे जरूरी दस्तावेज लेकर कल आ जाना, हम तुम्हारी पेंशन जारी करवा देंगे। कालू गोरी तो बहुत खुश थे और अपने घर को लौट जाते हैं और दूसरे दिन वो सारे कागज लेकर सरकारी दफ्तर में जमा कर देते हैं। आप दोनों की पेंशन इसी महीने की 15 तारीख से आना शुरू हो जाएगी, अब आप जा सकते हो। वो दोनों तो खुशी खुशी घर आते हैं और हर महीने पेंशन लेना शुरू कर देते हैं। वो दोनों तो अब अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने लगे थे। कालू जी, आज मेरा नरम नरम गाजर का हलवा खाने का मन है, बहू से कहेंगे तो कभी नहीं बनाएगी। गोरी, आप चिंता क्यों करती हो? आप मेरे साथ होटल में चलो, एसी के नीचे बैठाकर गाजर का हलवा खिलाऊंगा तुम्हें। फिर वो दोनों बूढ़े पति पत्नी होटल पहुंच जाते हैं और पेट भर गाजर का हलवा खाते हैं। अब वो ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगे थे, जो जी में आता वो खाने लगे थे। जग्गू जी, ये बूढ़े बुढ़िया तो बड़े मजे से ऐश कर रहे हैं, ये नहीं सोचते 4 पैसे जोड़कर बेटे बहू को दे दे। घर में कितने सारे खर्च हैं, आखिर रह तो हमारे ही साथ रहे हैं, फिर पैसे देने में क्या हर्ज है? चंदा जी, उन पैसों पर मम्मा पापा का ही हक है, अब उनका जो भी मन करे वो करें, हमें क्या, मैं कमा तो रहा हूँ, फिर आपको क्या कमी? ऐसे बोलकर जग्गू कौवा अपने काम पर निकल जाता है। चंदा कौवी तो वो पैसे ऐंठने का भी दिमाग लगाती है। माँ जी, आपके पोते की फीस भरनी है, जग्गू जी की तनख्वाह नहीं मिली इस महीने, अगर समय पर फीस न भरी गई तो चिंकू को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, अब मैं क्या करूँ? कालू गोरी को तो अपने पोते की ये बात सुनकर बहुत दुख होता है। बहू, तुम चिंता मत करो, हमें कल ही पेंशन मिली है, लो
ये रुपए ले जाओ और चिंकू बेटे की फीस भर दो। चंदा कव्वी तो झट से वो रुपए ले लेती है। अब तो वो हर महीने ऐसा ही करने लगी थी। जैसे ही बूढ़े कालू गोरी अपनी पेंशन लेकर आते, वो कोई न कोई बहाना बनाकर सारे पैसे ऐंठ लेती। चंदा बहू, आज खिचड़ी खाने का बहुत मन है, तो आप हमारे लिए खिचड़ी बना दें। बुढ़िया, आज मैंने पापड़ तले हैं तो मैं बहुत थक गई हूँ, खिचड़ी नहीं बना सकती, आप वही खा लें। लेकिन मेरा खिचड़ी खाने का मन है। कोई बात नहीं बेटा, बना दे, थोड़ी देर लगेगी। बुढ़िया, मस्का मत लगा, मैं नहीं बनाने वाली। अब जाओ यहाँ से, आराम से सोने भी नहीं देती। ऐसे बोलकर चंदा कव्वी तो सो जाती है। कालू गोरी को तो बहुत बुरा लगता है। गोरी, अब चाहे बहू कुछ भी कहे, हम उसे 1 रुपया नहीं देंगे। वो ऐसे फैसला कर लेते हैं। अगले महीने उनकी पेंशन आती है। चंदा कव्वी तो फिर से मीठा मीठा बोलती है। माँ जी, चिड़िया की पोती की शादी है, हमारे पास किसी पर भी नए कपड़े नहीं हैं। अगर आप रुपए दे देती तो हम सब भी नए कपड़े पहन लेते। बहू, पैसे लेते समय मीठा मीठा, और जब किसी काम की कहो तो जहर घोलती हो। चली जाओ यहाँ से, हम तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे। चंदा कव्वी को तो बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों को घर से निकालने का फैसला कर लेती है। जग्गू जी, जंगल के बाहर बहुत बड़ा अनाथ आश्रम है, आप बुढ़े बुढ़िया को वहाँ छोड़ाओ, वहाँ उन्हें कोई कमी नहीं होगी। नौकर चाकर लगे रहते हैं ऐसे आश्रमों में, और वैसे भी अब इनका मन नहीं लगता घर में, हर समय बाहर ही घूमते रहते हैं। जग्गू कव्वे को अपनी पत्नी की बात ठीक लगती है। वो उन दोनों को उसी दिन आश्रम छोड़ने चला जाता है। मम्मा पापा, ये देखो यहाँ कितने बूढ़े पक्षी हैं। आपको अब कोई कमी नहीं होगी, आपका मन भी अच्छा लगेगा, मैं भी मिलने आता जाता रहूँगा। कालू गोरी तो एकदम चुपचाप खड़े थे। जग्गू कव्वा लौट जाता है। रानो चिड़िया जब ये खबर सुनती है, वो तो तुरंत ही सरकारी वकील के साथ आश्रम जाती है और दोनों को घर ले आती है। देखें जग्गू जी, ये घर आपके माता पिता का है, तो इस घर पे आपका हक नहीं, आपके बूढ़े माता पिता का है। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हम कहाँ रहेंगे, हमारे बारे में भी कुछ सोचें। चाहे कहीं भी रहो, ये घर इन्हीं का है और यहाँ यही रहेंगे। वो दोनों तो बहुत डर जाते हैं और घर में रहने की भीख मांगते हैं। मम्मा पापा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो बुढ़ापे में आपका ख्याल नहीं रखा और आपको घर से बाहर निकाल दिया। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दो। आज के बाद सबसे पहले आपकी बात मानूंगी, आप जो भी कहोगी तुरंत बना के दूंगी। अपने बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर वो उन्हें माफ कर देते हैं और हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब चंदा कव्वी तो उनकी खूब सेवा करने लगी थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करना सबका फर्ज होता है। उन्हें कोई भी दुख देने से पहले अपना बचपन याद करें, उन्होंने कैसे कैसे आपका ख्याल रखा था। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया एक मछुआरे की पत्नी थी। उसका पति कई सालों से मछली पकड़ने का काम किया करता। उनका एक बेटा भी था। टुन्नू जी, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आप घर पर ही रहें, मछली पकड़ने ना जाएं। रानो जी, पागल मत बनो, यही तो मौसम आया है पैसे कमाने का। बाजार में मछली के दाम बढ़ गए हैं, एक दिन में बहुत कमाई होती है। ऐसे टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानो की बात नहीं मानता और अपना जाल उठाकर मछली पकड़ने चला जाता है। उनका पड़ोसी कालू कव्वा टुन्नू चिड़े से बहुत जलता था, क्योंकि वो तो टुन्नू के हिस्से की मछली भी खुद ही बेचना चाहता था। आज तो टुन्नू को मार के ही दम लूंगा, फिर सारी मछलियाँ मैं बेचा करूँगा और मैं बहुत पैसे वाला पक्षी बन जाऊँगा। आज कालू कव्वा नदी किनारे ही थोड़ी दूरी पर एक पेड़ में छुपा हुआ था। टुन्नू चिड़ा जैसे ही पानी में अपना जाल फेंकता है, तब कालू कव्वा आहिस्ता आहिस्ता आता है और टुन्नू को जोर से धक्का दे देता है। बचाओ, मुझे कोई डूबने से बचाओ, कोई है, मैं मर रहा हूँ, मुझे कोई बचाओ। कालू कव्वा तो चुपचाप खड़ा हुआ था। उसकी आंखों के सामने टुन्नू चिड़ा पूरा डूब जाता है। अब कोई दूसरा मछुआरा नहीं है जो मेरे
से ज्यादा मछली पकड़ेगा। अब आराम से मैं ही मछली बेचा करूँगा। फिर कालू कौवा अपना जाल फेंकता है और ढेर सारी मछली पकड़कर बाजार चला जाता है। आज तो शाम के 6 बजे हैं और दिन भी गुजर गया। और दिन तो टुन्नू जी 2 बजे ही आ जाया करते थे। मैं कौवों से पता करके आती हूँ। ऐसे चिंता करते हुए मम्मा चिड़िया कौवों के घर जाती है। कौवे की पत्नी गोरी तो ढेर सारे पैसे गिन रही थी। 5,000, 7,000 और ये हो गए पूरे 10,000। वाह पति जी, पहले ही दिन पूरे 10,000 की बढ़ोतरी हुई है। आगे आगे तो पता नहीं क्या होगा। हाँ गोरी, जब वो टुन्नू चिड़ा मछली लेकर बाजार में जाता था तो पता नहीं सब पक्षी उसी के पास भीड़ लगाते थे। आज तो सब मेरे पास थे। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उनका दरवाजा खटखटाते हुए चिड़िया अंदर आती है। वो दोनों तो डर जाते हैं। कहीं इस चिड़िया ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। अगर चिड़िया को सब पता चल गया तो मैं जेल में सड़ूंगा। कालू भैया, मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे। आपकी उनसे कोई बात हुई थी? नहीं चिड़िया बहन, मेरी कोई बात नहीं हुई। टुन्नू तो आज बाजार भी नहीं आया, तो मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है। रानो, मुझे लगता है टुन्नू तुझे छोड़कर कहीं दूर चला गया, इसलिए तो अभी तक घर नहीं लौटा। चुप हो जाएं गोरी, बोलने से पहले बात को तोलना चाहिए। आप मेरे सीधे साधे पति के बारे में गलत ना बोलें। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवे राहत की सांस लेते हैं। एक पल के लिए तो मैं भी डर गया था। चलो सब अच्छा हुआ जो चिड़िया ने कुछ सुना नहीं। अब कहाँ ढूंढूं टुन्नू जी को, किससे पता करूं? मैं तो बाजार में किसी को जानती भी नहीं हूँ। ऐसे रानो चिड़िया अपने पति को खूब ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब रानो चिड़िया को अपना गुजारा करने के लिए कोई काम धंधा चाहिए था, जिससे वो अपने बेटे का पेट पाल सके। मैं क्या करूं? घर में 1 रुपया नहीं है और अपने छोटे से बेटे का पेट कैसे भरूं? मम्मा, जो काम पापा करते थे आप भी वही काम करें। उस काम में बहुत मुनाफा होता था। अरे हाँ कुकू बेटे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो मैं कल से मछली पकड़ने ही जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया दूसरी सुबह को ही मछली पकड़ने चली जाती है। कालू कौवा चौंकते हुए पूछता है, अरे रानो चिड़िया, आप मछली पकड़ने आई हो? कुछ पता भी है मछली कैसे फंसाई जाती है? हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, मैं भी एक मछुआरे की ही पत्नी हूँ, तो मुझे मछली पकड़ना अच्छे से आता है। ऐसे बातें करते करते चिड़िया काफी सारी मछली जमा कर लेती है और उन्हें बेचने बाजार चली जाती है। कौवे को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। अब ये छोटी चिड़िया भी मछली पकड़ने आया करेगी, इसे भी टुन्नू की तरह जोर से धक्का देना पड़ेगा। अरे वाह, अब मैं इन पैसों से राशन का पूरा सामान खरीद पाऊंगी। ऐसे खुश होते हुए चिड़िया घर जाती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह रानो चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी। तब कालू कौवा पीछे से आता है और चिड़िया को जोर से धक्का देता है। चिड़िया कालू कौवे को साफ साफ देख लेती है, मगर वो पानी में डूब जाती है। हो गया, चिड़िया का भी काम सफा हो गया, लेकिन इसने मुझे देख लिया। अरे मैं भी कितना बुद्धू हूँ, चिड़िया तो मर जाएगी, फिर मुझे कैसा डर। ऐसे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया पानी के अंदर बेहोश पड़ी थी। उसकी जान एक जल परी बचा लेती है और नदी से बाहर करती है। आप ठीक हो चिड़िया? जल परी जी, आपने मुझे मरने से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मेरा छोटा सा बेटा अनाथ हो जाता। लेकिन चिड़िया, आप नदी के पानी में कैसे गिरी? फिर रानो चिड़िया कालू कौवे की सारी करतूत जल परी को बता देती है। हो ना हो, उस कालू कौवे ने ही मेरे पति को मारा होगा। मुझे उस कौवे पर जरा भी यकीन नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। छोटी चिड़िया, आप उस कौवे से लड़ नहीं पाओगी, वो तो उल्टा ही आपको मार देगा। लो, ये मेरा जादुई शंख है। अब जब भी आप किसी मुसीबत में आए तो इसे बजाना, मैं दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आऊंगी। फिर चिड़िया जलपरी का शंख लेकर भागती हुई कौवे के घर जाती है। कालू, ये चिड़िया तो जिंदा है, पता नहीं कैसे बच गई, मैं तो मार के ही आया था। दुष्ट कौवो, मेरे पति को मारने में तुम्हारे पंख नहीं कांपे। मैं जंगल के सब पक्षियों को बता दूंगी, फिर जंगल के पक्षी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेमौत तुम भी मारे जाओगे। कालू,
देख क्या रहे हो? जब न मरी तो अभी ही मार दो, वरना हम मारे जाएंगे। फिर कालू कौवा अपना चाकू निकालता है। तभी चिड़िया शंख बजाती है और वहाँ पर जलपरी आ जाती है। ऐसे जालमों को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, वरना ये किसी को भी मार सकते हैं। फिर जलपरी कालू का चाकू छीनकर उसी को मार देती है। गोरी कौवी के भी दोनों पंख काट फेंकती है। उन्हें ऐसे पड़े देख चिड़िया के दिल को शांति मिलती है। परी वापस से अपने तालाब में चली जाती है और उस दिन के बाद चिड़िया अपने बेटे के साथ सुकून से रहती है। आपका धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रानो चिड़िया का पति एक लकड़हारा पक्षी था। वो घने जंगलों से सूखी लकड़ियाँ काटता और बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। टुन्नू जी, आज थोड़े पैसे ज्यादा कमा के लाना, घर में सब कुछ खत्म हो गया। किराने की दुकान से राशन लेना है। अब तो कोई दुकानदार उधार भी नहीं देता। ठीक है, मेरा नया वाला कुल्हाड़ा दे दो, उससे जल्दी जल्दी लकड़ी काटूंगा। फिर रानो चिड़िया अपने पति को नया कुल्हाड़ा दे देती है। टुन्नू जंगल की ओर निकल जाता है। अभी तक उसने 1-2 लकड़ी ही काटी थी। तभी वहाँ पर एक बुरा कौवा आता है और टुन्नू से बोलता है, रुक जाओ, कौन हो तुम और कैसे ये लकड़ी काटे जा रहे हो? मेरा नाम टुन्नू है और मैं हर दिन यहाँ लकड़ी काटने आता हूँ। आप मुझे क्यों रोक रहे हो? नहीं, लकड़ी काटने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए कोई भी पक्षी इस जंगल से लकड़ी नहीं काट सकता। लेकिन कौवे, ये जंगल सब पक्षियों का साझा है, कोई भी अपनी मेहनत से लकड़ी काट सकता है। मैं तो लकड़ी काटूंगा। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा अगर फालतू बोला तो। एक बार का समझ नहीं आता, ये जंगल मेरा है, तुम भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। कौवे, तुमको लकड़ी काटनी है तो काटो, लेकिन मैं भी यहीं से लकड़ी काटूंगा। इसी धंधे से मेरे घर का चूल्हा जलता है। ऐसे बोलकर टुन्नू अपनी लकड़ी काटना शुरू करता है। कालू कौवा तो बहुत दुष्ट कौवा था। वो अपनी कुल्हाड़ी से टुन्नू चिड़ी पे वार करता है, लेकिन टुन्नू चिड़ा अपना बचाव कर लेता है। ऐसे लड़ते लड़ते कालू का कुल्हाड़ा उसी को लग जाता है और वो दर्द से चिल्लाता है, मेरी आँख फोड़ दी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं कालू कौवा अपना बदला लेकर रहूंगा। ऐसे बोलते हुए कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। टुन्नू भी बहुत घबरा गया था। वो बिना लकड़ी काटे ही अपने घर चला जाता है। वो हाँफ रहा था। रानो चिड़िया जल्दी से पानी लाती है। शांत टुन्नू जी, ये पानी पी लें। लगता है तुम्हें कोई खतरनाक जानवर मिल गया होगा जिससे आप बहुत डर गए। नहीं रानो, वो जानवर नहीं था, लेकिन जानवर से कम भी नहीं था। वो दुष्ट मुझे कुल्हाड़े से मार रहा था, उल्टा उसी के लग गया और मुझे धमकी देकर भाग गया। टुन्नू जी, आप उस जंगल में अब कभी न जाना, वरना वो दुष्ट आपकी जान ले लेगा। ऐसे दुष्टों से बच के रहना चाहिए, वो हमेशा हराम खाना चाहते हैं। तुम सही बोलती हो। मैं उस जंगल में गया तो वो कौवा मुझे जरूर मारेगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कोई और काम देख लूंगा, लेकिन लकड़ी काटने कभी नहीं जाऊंगा। फिर टुन्नू चिड़ा उस दिन के बाद लकड़ी काटना बंद कर देता है। उनके घर में भोजन का एक दाना तक नहीं होता और एक रात वो परिवार भूखा ही सो जाता है। सुबह रानो चिड़िया की आंख जल्दी ही खुल जाती है। वो सोचती है, रात को तो मेरे पति भूखे सो गए, लेकिन अब तो उनका पेट भरना पड़ेगा। मैं उनके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, बहुत भूख लगी होगी, मुझे अभी जाना होगा। ऐसे भोजन की चिंता कर चिड़िया घर से निकल जाती है। उसकी मुलाकात एक बूढ़ी पक्षी से होती है जो जंगल में अकेले रहती थी। बूढ़ी माँ जी, कोई काम मिलेगा? मैं यहाँ किसी काम की तलाश में भटक रही हूँ। काम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या तू मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना सकती है? अपने पंख का पका पका के मैं थक गई हूँ। कभी नमक तेज हो जाता है तो कभी मिर्च। हाँ, क्यों नहीं बूढ़ी माँ जी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आपको खाते ही मजा आ जाएगा। फिर रानो उस बूढ़ी पक्षी के यहाँ भोजन बनाती है। रानो के हाथ का भोजन खाकर बूढ़ी पक्षी खुश हो जाती है। सच कहा था तूने, वाकई में खाना बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा खाना तो किसी ढाबे पर ही मिलता है। मजा आ गया खा के। माँ जी, क्या ये बचा हुआ भोजन मैं अपने घर ले जाऊँ? मेरे पति कल से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। उस बूढ़ी पक्षी को रानो पे दया आती है। वो सारा भोजन चिड़िया को दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी वो खाना लेकर अपने घर आ जाती है और टुन्नू को खिलाती है। चिड़िया के दिमाग में ढाबे वाली बात घर कर जाती है। वो लगातार सोच रही थी,
टुन्नू जी, मैं ढाबा खोलना चाहती हूँ और आपको तो पता ही है मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ हाँ रानो, क्यों नहीं, ये विचार बहुत अच्छा है। चले हम अभी से ढाबे की तैयारियाँ करते हैं। टुन्नू जी, हमारे पास पैसे तो नहीं है, इसलिए हम किसी खाली जगह पर लकड़ी का ढाबा बनाते हैं और उसी में अपना खाना पकाएंगे। फिर वो ढाबा बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। दोनों पति पत्नी दूर जंगल से लकड़ी लाते हैं और फिर कड़ी मेहनत से ढाबा तैयार करते हैं। दूसरे दिन से ही चिड़िया खाना बनाती है। टुन्नू ढाबे में साफ सफाई और ग्राहकों को खाना देता। कुछ ही दिनों में ढाबा अच्छा चलने लगा था। इत्तेफाक से कालू कौवा खाना खाने उन्हीं के ढाबे में पहुंच जाता है। वो टुन्नू चिड़े को पहचान लेता है। ये तो वही चिड़ा है जिसने मेरी आँख पे कुल्हाड़ा मारा था। मुझे एक आँख से अंधा करके ढाबे का मालिक बना बैठा है। अभी मजा चखाता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। ऐसे गुस्से में कालू कौवा बिना खाए वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद अपनी जेसीबी क्रेन में बैठ कर आता है। कालू कौवा देखते ही देखते ढाबे की धज्जियां उड़ा देता है। रानो, ये वही बुरा कौवा है जो उस दिन मुझे जंगल में मिला था। कौवे भैया, कृपया ऐसा मत करो। हमने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है जो आपने हमारा ढाबा ही तोड़ दिया। मेरी आँख फोड़ी तेरे इस पति ने तो बदला तो बनता है। खबरदार, अगर फिर से जंगल से लकड़ी काट के लकड़ी का ढाबा बनाया, मैं फिर से तोड़ दूंगा, याद रखना। लेकिन कौवे भैया, हम तो ये लकड़ी दूर दूर के जंगलों से लाए थे, आपके जंगल की तरफ तो देखा भी नहीं। मैं नहीं जानता, अगर मुझे फिर से लकड़ी का ढाबा दिखा तो मैं तोड़ दूंगा। फिर कालू कौवा अपनी क्रेन में वापस चला जाता है। लो, अब ये ढाबा भी बंद। कितना अच्छा काम चल रहा था, पता नहीं ये जालिम कौवा कहाँ से मेरे पीछे पड़ गया। चुप हो जाइए टुन्नू जी, मैं ढाबा बंद नहीं होने दूंगी। लकड़ी नहीं है तो क्या हुआ, मैं पत्तों का ढाबा बनाऊंगी, फिर ये कौवा हमसे कुछ नहीं कहेगा। इस तरह से बातें कर वो दोनों बड़े बड़े पत्ते जमा करते हैं और बड़ी ही बारीकी से पत्तों का ढाबा बनाते हैं। उनके पत्तों का ढाबा ग्राहक पक्षियों को बहुत पसंद आता है और उनका ढाबा पहले से भी कहीं ज्यादा अच्छा चलने लगा था। पत्तों का ढाबा, ये कैसे किया दोनों ने, बड़े ही शातिर दिमाग हैं। मैं ना तोड़ूं इसीलिए पत्तों का ढाबा बनाया है, लेकिन कोई नहीं, मैं भी रात को इनके ढाबे के पत्ते उड़ा दूंगा। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में ढाबे पर आता है और पत्तों को तोड़ना शुरू करता है, लेकिन दोनों पति पत्नी भी जाग रहे थे। वो कालू को पकड़ लेते हैं और रस्सियों से बांध लेते हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़े जुल्म करते फिरते हो, अब बच के दिखाओ, कहाँ बचोगे बुरे कौवे। मुझे तो पता था ये दुष्ट कौवा फिर से कुछ न कुछ जरूर करेगा, हमें सुकून से खाने कमाने नहीं देगा, इसलिए हम रोज रात को अपने ढाबे में ही सोते हैं। अब बताओ तुम्हें क्या सजा दें? रानो, मेरा कुल्हाड़ा दो, आज इसके टुकड़े कर देता हूँ। टुन्नू की ये बात सुनकर कालू के तो होश गुम हो जाते हैं। वो तो रोने चीखने लगता है। ऐसा मत करो प्लीज, मेरे टुकड़े टुकड़े ना करो। मैं आज के बाद तुम दोनों से कुछ नहीं कहूँगा, बस इस बार छोड़ दो इस बार। नहीं टुन्नू जी, इस जालम को ना छोड़े, मार दे, जान से मार दे। इसने हमारी तरह ना जाने कितने पक्षियों को सताया होगा। टुन्नू चिड़ा अपना कुल्हाड़ा जोर से उठाते हुए पेड़ की जड़ में मारता है। कालू कौवे की तो डर से चीख निकल जाती है। मैं मर गया, मुझे छोड़ दो, मैं आज से सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। कालू कौवा तो बहुत डर चुका था। वो डर के मारे अपनी आंखें भी नहीं खोलता, बस चीखता रहता है। बुरे कौवे, अपनी आंखें खोलो, तुम ठीक हो, हम तुम्हारी तरह जालम नहीं है। अब जाओ यहाँ से, हमने तुम्हें माफ किया और आज के बाद किसी मासूम को ना सताना। फिर टुन्नू चिड़ा कालू कौवे की रस्सी खोलता है। कालू वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। उस दिन के बाद दोनों खुशी खुशी से अपने पत्तों का ढाबा चलाते हैं और कौवे से छुटकारा पाकर खुशियों भरा जीवन जीते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।